शादी की पहली ही रात मेरे बेटे के कमरे में चीखों की आवाज़ें आती हैं और सुबह होते ही दुल्हन तलाक ले लेती है और हमसे कहती है अपने बेटे की मेडिकल जांच कराओ। मैंने अपने बेटे की 3 बार शादी कराई और तीनों बार ऐसा ही हुआ। चौथी बार मैं खुद दुल्हन बनकर अपने बेटे के कमरे में बैठ गई और 10 मिनट के बाद मेरा बेटा जो किया उससे मेरी आत्मा कांप गई और धरती हिल गई, क्योंकि मेरा बेटा तो मैंने अपने बेटे की दूसरी शादी की थी। उसकी पहली शादी में क्या हुआ था मैं उसे भूलना चाहती थी, क्योंकि वह बहुत ही अजीब घटना थी। आज उसकी दूसरी शादी थी। मुझे लगता था कि दूसरी बहू मेरे बेटे का ख्याल जरूर रखेगी। मेरा बेटा बहुत ही कामासुक तथा अच्छा और बहुत सुंदर था और शरीर से हट्टा कट्टा था। वह हमारे परिवार का एकमात्र वारिस था। शायद इसीलिए सभी उसे बहुत प्यार करते थे। इसलिए किसी को भी यह बात अजीब नहीं लग रही थी कि उसकी दूसरी शादी इतनी जल्दी हो रही है। पर मेरा दिल धक धक धड़क रहा था। रात जैसे जैसे गहरी हो रही थी मेरा दिल भी उतनी ही तेजी से धड़कने लगी थी और चिंतित हो रही थी। मेरी बेटी को भी इस बात का पता था और वह भी मेरी ही तरह चिंतित हो रही थी। वह बोली कि मम्मी, अगर आज भी पहले जैसा हुआ तो फिर क्या होगा। मैंने कहा, बेटी अपने मुंह से कुछ अच्छा निकालो, क्योंकि मैं पहले से ही डरी हुई हूँ। अब सभी मेहमान आ गए थे। पिछले शादी में देश में एक महामारी के कारण ज़्यादा लोगों का आमंत्रण नहीं दे सकी थी, लेकिन इस शादी में सभी रिश्तेदार बहुत उत्साह के साथ आए थे। इसलिए लोग पिछली शादी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे और यह भी नहीं जानते थे कि ऐसा क्या हुआ था उन्हें फिर से शादी करनी पड़ी। मेरा बेटा इस शादी से बहुत खुश था। कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि उसकी पत्नी पहली पत्नी से कहीं ज़्यादा सुंदर थी और वह पहली पत्नी से उम्र में भी छोटी थी, तो उसे तो खुश होना ही चाहिए था। सर्दी का मौसम था। ज़्यादातर मेहमान घर में ठहरे हुए थे। समारोह बाहर हो रहा था। नाच गाना चल रहा था। लोग आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। मैंने अपनी जेठानी से कहा कि दुल्हन दूर शहर से आई है और बहुत थकी हुई है। मुझे लगता है उसे दूल्हे के कमरे में नहीं भेजना चाहिए। तभी मेरी जेठानी ने मुझसे कहा, तुम्हें क्या हो गया है? उनकी अभी शादी हुई है और तुम उनकी रात खराब करना चाहती हो। मानती हूँ शादी ब्याह में थकावट हो जाती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनका रात खराब कर दें। अरे नया खून है, चाय या कॉफ़ी पिला दो, फ्रेश हो जाएंगे और फिर सुबह रिसेप्शन भी तो है। मैं बोली, थक जाएगी बेचारी। मेरी जेठानी ने कहा कि आजकल कोई भी इतना ही नहीं थकता। लड़कियों को अपनी शादी करने का बहुत शौक होता है। उसे अपने बेटे के कमरे में भेज दो। अब रात के 12 बज गए। सुबह उठकर तैयार भी तो होना है। नहीं पता कि तुम इतना टाइम क्यों लगा रही हो। सभी रस्में हो चुकी हैं। हर कोई नाच गा कर थक गया है। बेचारी दुल्हन भी कमरे में जाना चाहती है। मेरी जेठानी तो वैसे भी बाल की खाल निकालने में माहिर थी, सबसे बड़ी थी, इसलिए सोचा कि उनसे ही सलाह मशवरा कर लूँ। लेकिन उसने मुझे ही बातें बता दी और फिर उसने खुद ही कहा कि अब दुल्हन कमरे में जाएगी। दुल्हन को कमरे में ले जाया गया। बाकी सबको कमरे से बाहर निकालकर मैं थोड़ी देर दुल्हन के पास ही बैठ गई थी। मैंने कहा, बेटू, तुम अपने परिवार में सबसे बड़ी हो। तुम ही धैर्यवान लड़की लग रही हो, इसलिए मैं तुम्हें पसंद की। देखो बेटी, जब शादी होती है तो कुछ काम तथा कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें पसंद नहीं आती, लेकिन मेरी प्यारी बच्ची, तुम थोड़ा सब्र करना। मेरी बात सुनकर उसने कहा कि मम्मी, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कहना चाहती हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर मेरा बेटा कुछ उल्टी सीधी बात करता है तो उसकी बातों पर ध्यान मत देना। कमरे की बात कमरे में ही रखना और सुबह मुझे बता देना। मैं तुम्हारे प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश करूँगी। मेरी बात सुनकर वो थोड़ा घबरा गई थी कि मैं किस विषय पर बात कर रही हूँ, और वह थोड़ा घबराई हुई थी, लेकिन उसने कहा, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगी। अब इस घर की इज्जत भी मेरी इज्जत है। मैं दुल्हन का पीठ थपथपाकर बाहर आ गई। सब अपने अपने बिस्तर पर सोने चले गए थे। घर में बहुत सन्नाटा था, क्योंकि सब बहुत थके हुए थे, इसलिए सब सो चुके थे। जाड़े की रातें वैसे भी शांत होती हैं, लेकिन मैं सो नहीं पा रही थी। बहुत देर बाद आखिरकार मैंने सोने चली गई, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं आ रही थी और मेरी आंखें बार बार घड़ी की ओर देख रही थी। काश सुबह जल्दी होती तो मेरी सारी चिंताएं खत्म हो जाती। लेकिन जैसे ही 2:30 बजे
मैंने एक ज़ोर से चीख सुनी और उसके बाद ही मुझे पता चला कि अब क्या होने वाला है। उसके बाद जो हुआ उसे देखकर मेरी तो जान निकल गई। बार बार चीखें शुरू हो गई। यह एक लड़की के चीखने की आवाज़ थी और वह लड़की कौन हो सकती है मैं अच्छी तरह जानती थी। सभी मेहमान भी धीरे धीरे उठने लगे थे। अचानक मेरे बेटे के कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरी बहू पागलों की तरह चीखती हुई बाहर भागी। उसे पता भी नहीं चला कि वह किस रूप में है। अस्त व्यस्त कपड़ों में आई थी। वह बाहर भाग जाना चाहती थी कि तब कुछ औरतों ने उसे पकड़ लिया और कहा, बेटा क्या हो गया। सब उसको संभालने लगी लेकिन वह बेहोश हो गई थी। उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारा गया लेकिन मेरी बहू तो पानी के छींटे मारने पर भी होश में नहीं आ रही थी। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। उसे फौरन अस्पताल में ले जाया गया और मैं कर ही क्या सकती, और कोई चारा भी तो नहीं था। बेचारी बच्ची किसी भी तरह होश में नहीं आ रही थी। उसके माँ बाप को भी बुला लिया। उन्होंने भी एक दूसरे के कानों में बातें करनी शुरू कर दी। पता नहीं हमारी बेटी को क्या हो गया, पता नहीं उसके साथ क्या सुलूक किया है वह। सब लोग मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। सवाल ही सवाल हर तरफ से आ रहे थे और मैं बेचारी परेशान सी हॉस्पिटल में घूम रही थी। मैंने घर आकर अपने बेटे से पूछना चाहा कि अब उसने क्या किया है, तो वह कमरे में ही नहीं था। उसका फ़ोन भी बंद था। कमरे की हालत बिल्कुल नॉर्मल थी। कोई भी ऐसी हरकत नहीं लग रही थी कि कोई चीज़ टूटी हो या उसने अपनी बीवी पर हाथ उठाया हो या दोनों लड़े हों। लोगों के सवालों से बचने के लिए शायद मेरा बेटा अंश रूम से बाहर कहीं चला गया था। फिलहाल तो मुझे बहू की फिक्र थी। मैं अस्पताल वापस आ गई। 2-3 घंटे में अस्पताल वालों ने मेरी बहू को छुट्टी दे दी। बहू होश में आ गई थी लेकिन मेरी बहू हमारे घर नहीं आना चाहती थी। बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी लेकिन उसकी माँ ने उसे समझाया कि तुम्हारी ससुराल ही चलते हैं, नहीं तो लोगों को मैं क्या जवाब दूंगी। लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। मैंने भी अपनी बहू को समझाया कि बेटा सुबह मुंह दिखाई की रस्म पूरी हो जाए फिर अपनी माँ के घर चली जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। मेरी बात सुनकर मेरी बहू गुस्से में आ गई और बोली, भाड़ में गई आपकी रस्में। मैं आपके घर में एक पल के लिए भी नहीं रहूंगी। मैं अपने घर जाऊंगी। मुझे अपने घर जाने में ना कोई समाज रोक सकता है और ना ही कोई कानून। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का पूरा हक है। मुझे आपके बेटे के साथ एक पल भी नहीं रहना है। मेरी बहू ने अपना फैसला सुना दिया था। मैं चुपचाप आंखों में आंसू लिए उसे देख रही थी और अफसोस की ओर बढ़ती जा रही थी। यह तो पहले भी हो चुका था जब अंश की पहली शादी हुई थी। मेरी पहली बहू के साथ भी वही हुआ था। वह मेरी पसंदीदा लड़की थी। वह मेरी बेटी की दोस्त थी और वह उसे बहुत पसंद करती थी। वह उसे बहुत खुशी के साथ घर लेकर आया था। इन लोगों ने हमारा बहुत सहयोग किया। वह एक अमीर पिता की बेटी थी। वह बहुत अच्छी लड़की थी। मुझे भी उसका घर जाना अच्छा लगता था। कुछ ही दिनों में मैंने महसूस किया था कि जैसे वो अंश को पसंद करने लगी थी और शायद इसलिए रिश्ता भेजा था। लेकिन शादी के बाद उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। शादी की पहली रात को चिल्लाते हुए कमरे से बाहर भागी थी और उसके बाद मेरे बेटे की शक्ल देखने से भी मना कर दिया। सबने उसे बहुत समझाया कि बेटी अपनी ज़िंदगी के बारे में भी तो सोचो, लेकिन उसने कहा कि मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई, फिर भी मैं नहीं रहूँगी आपके बेटे के साथ। और इस लड़की को भी समझाया जा रहा था लेकिन वह भी कह रही थी कि अगर मुझे नहीं रहना है तो मैं अब नहीं रहूँगी आपके बेटे के साथ। मेरा बेटा भी कोई जवाब नहीं दे रहा था। पता नहीं कहाँ चला गया था। लड़की का बाप बार बार कह रहा था कि अपने बेटे को बुलाओ, हम उससे पूछेंगे कि उसने हमारी बेटी के साथ क्या किया। अब अंश घर आ चुका था। सब उस पर सवालों की बौछार कर रहे थे लेकिन उसने चुप साध ली। कुछ भी नहीं बोल रहा था। थक हार कर सब खामोश हो गए। लड़की के माँ बाप भी अंश को भला बुरा और धमका कर चले गए। वह अपनी बेटी को भी साथ ले गए। अच्छा खासा तमाशा हो गया था और मेहमानों के सामने नाक कट गई थी। लड़की की माँ बाप ने हमारी बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी लेकिन अंश अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोल रहा था। अंश के पिता ने तो पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे। शायद वो होते तो बात कुछ और होती। खैर सारी बेइज्जती मुझे अकेले ही सहनी पड़ी थी।
घर में जमा लोगों ने भी हमें अच्छी खासी बातें सुना डाली थी। लड़की की माँ तो काबू में ही नहीं आ रही थी कि कुछ चीख चीख कर मुझे भला बुरा कह रही थी, लेकिन उसमें उस बेचारी की क्या गलती थी। आखिर उसकी बेटी की ज़िंदगी तबाह हो गई थी। आज खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। मैं सोची अगर आज अंश के पिता होते तो इतनी जल्दी हिम्मत ना हारती। लोगों के ताने को अकेले ही सुनती रही। अंश बड़ा था। अंश से छोटी मेरी एक बेटी थी जो कॉलेज में पढ़ती थी। जब सब लोग आपस में कानाफूसी कर रहे थे, अंश को लेकर तरह तरह की कहानियां बनाई जा रही थी। कोई कह रहा था कि पता नहीं शायद अंश पागल हो गया है, तो कोई कह रहा था लगता है अंश दिमागी मरीज है, तो कोई कह रहा था पता नहीं उसने नई दुल्हन के साथ ऐसा क्या किया कि वह इतना ज़्यादा डर गई। जितनी मुँह उतनी बातें थी, लेकिन मेरे पास इन सब का कोई जवाब नहीं था। जब लोगों को असल वजह पता ना हो तो वह खुद ही कहानियाँ बना लेते हैं, और खुद की बनाई हुई उल्टी सीधी कहानियाँ सच से कहीं ज़्यादा खतरनाक होती हैं। लेकिन समस्या तो यह थी कि सच मुझे भी नहीं पता था। ऐसा क्या था कि सुहागरात को ही मेरी बहुएं मेरे बेटे के कमरे से चीखने भागने लगती थी। उस लड़की ने भी तो मुझे कुछ नहीं बताया था। मैंने खुद ही अपने मन में सोचा हो सकता है उसने अपने माँ बाप को कुछ बताया हो। अब सच जानने के लिए मैंने उनके घर फ़ोन कर दिया। भले ही वह हमसे रिश्ता ख़त्म कर लिए थे, लेकिन इंसानियत के नाते ही मैंने उसका हालचाल लेने के लिए फ़ोन किया। फ़ोन लड़की की माँ ने उठाई थी। मैंने पूछा अब कैसी तबीयत है आपकी बेटी की। मेरी आवाज़ सुनते ही वह भड़क गई और गुस्से में बोली मेरी बेटी अब तक ठीक नहीं हुई है, खबरदार जो आगे से आपने फ़ोन किया तो। यह सब सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मेरी पहली बहू के साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरी बेटी ने बताया था कि वह कम से कम 6-7 महीने तक बीमार रही थी। आखिर क्या प्रॉब्लम थी मेरे बेटे को, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। क्या कमी थी? उसकी पत्नियां उससे डर कर रूम के बाहर भाग जाती थीं। अंश की बात करूं तो वह बहुत ही सीधा साधा लड़का था, बचपन से ही कम बोलने वाला था। वह मेरी पहली संतान था। हमने उसे बहुत ही लाड प्यार से पाला था, लेकिन हमारे इतना लाड प्यार देने से भी वह बिगड़ा नहीं था। हाँ, उसे पहली अपनी सुंदरता पर घमंड जरूर था। वह कहता मेरी खूबसूरती और स्मार्टनेस के आगे सब पानी भरते हैं। उसको अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का बहुत शौक था। पढ़ाई में भी अच्छा था, नौकरी भी टाइम से कर ली थी। कहीं भी कोई भी कमी नहीं दिख रही थी। अपनी बहन के लिए भी एक जिम्मेदार भाई था, जो अपनी बहन रिया को कॉलेज लेकर जाता और वापस लेकर आता। घर में खर्च के लिए पैसे भी देता था। कभी मुझसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता। उसके दोस्त भी कोई ऐसे नहीं थे जो मैं कहूँ कि गलत संगत में पड़ गया है। और तो और कोई नशा भी नहीं करता था। बस उसके कुछ गिने चुने ही दोस्त थे, जो सबसे अच्छा दोस्त था। वो बाहर विदेश में रहता था। कभी कभी उससे फ़ोन पर बात होती थी। मुझसे भी अपने दोस्त की बात करवाता था। कभी कभी मुझसे कहता मम्मी क्यों ना हम रिया की शादी अपने दोस्त से कर दें, बहुत ही अच्छा लड़का है। देखा जाए तो सब कुछ ठीक ठाक ही था, लेकिन यह जो 2 बार हुआ था यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। पता नहीं मेरे बेटे में क्या कमी थी, ऐसा क्या करता था अपनी पत्नियों के साथ कि वह भाग जाती थी। दिन धीरे धीरे आगे सरकते गए। अंश थोड़ा नॉर्मल हो चुका था। अब घर में थोड़ी बहुत बात करने लगा। फिर अब मैंने सोचा कि उसकी तीसरी शादी कराऊं और ऐसी लड़की से कराऊं जो मुझे बताए कि आखिरकार सुहागरात के कमरे में अंश ऐसा क्या करता है कि दुल्हन भाग जाती है। अंश की दूसरी दोनों पत्नियों से तलाक तो हो चुकी थी। अब मैं यही चाह रही थी अब जो मेरी बहू आए वह मेरे घर में ही रहे, यहाँ से भाग कर ना जाए। मैं किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं भी एक बेटी की माँ हूँ और मैं अच्छी तरह से जानती थी कि तलाक का धब्बा एक लड़की के लिए कितनी बड़ी बदनामी होता है, जो जीवन में एक मुसीबत हो जाता है। मैं बहुत सोच विचार के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँची कि मैं अपने बेटे की शादी एक शादीशुदा औरत से कराऊंगी, जिसकी पहले से शादी हो चुकी हो और वह तलाकशुदा हो या फिर विधवा हो। और जल्दी ही मुझे ऐसी लड़की मिल गई थी। लड़की वालों को भी शादी की जल्दी थी, इसलिए उन्होंने भी ज़्यादा छानबीन नहीं की। लड़की कम उम्र की थी, लेकिन बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं थी, बस ठीक ठाक थी। दुबली पतली और सामान्य से नाक नक्शे की लड़की थी। इस बार मैंने लड़की वालों को बताया
कि मेरे बेटे की एक शादी हो चुकी है और मेरे बेटे की पत्नी कुछ समय ही रही, फिर वह छोड़कर चली गई थी। थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ा था क्योंकि पूरा सच बताना ठीक नहीं था। लड़की वाले शादी के लिए राजी हुए थे। मैंने अंश को लड़की की फ़ोटो दिखाई तो उसने शादी से साफ इनकार कर दिया। बोला मुझे शादी नहीं करनी है, इतनी आम सी शक्ल सूरत की लड़की है, मुझे इससे शादी बिल्कुल नहीं करनी है, वो मुझे पसंद नहीं है। अंश की यह बात सुनकर मैंने गुस्से से डांटते हुए कहा था, चुप हो जा, जिस तरह की तेरी हरकतें हैं उन हरकतों को चलते तो तेरी कभी भी शादी नहीं होनी चाहिए और तुम्हें कौन अपनी बेटी देगा। लेकिन यह मामला सोचती हूँ कब तक बैठी रहूँगी और तेरा ध्यान रखूँगी। मेरे जाने के बाद कोई तो ऐसा हो जिसके साथ तू अपनी ज़िंदगी गुजार सके। बोलते बोलते मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं रोने लगी। मेरी आंखों में आंसू और रोता हुआ देखकर अंश चुप हो गया, शादी के लिए रजामंदी दे दी और उठकर कमरे में चला गया। कहीं ना कहीं अंश के दिल में चोर जरूर था। वह मुझसे नज़रें चुरा रहा था, लेकिन इस बार मैंने भी तय कर लिया था कि मैं सच जानकर रहूँगी। मैंने पहले ही सोच लिया था कि इस बार मैं बहू को अपने भरोसे पर ले लूँगी, लेकिन उसे यह नहीं बताऊँगी कि पहले उसकी पत्नियों के साथ क्या हुआ था। उसे प्यार से समझा दूँगी, उसे भरोसा दिलाऊँगी कि अगर कुछ ऐसी वैसी बात है तो मुझे बताएं, मैं उस समस्या का समाधान करूंगी। इस बार शादी का प्लान बहुत ही सादगी से करने का था और फिर मैंने बहुत ही सादगी से अंश की शादी कर दी। लड़की का नाम पूनम था, बहुत ही प्यारी बच्ची थी। मेरी बेटी मना भी किया कि मम्मी रहने दो, भाई को भाई के हाल पर छोड़ दो, अब दूसरे लड़के की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करो। लेकिन मैंने उसे समझाया था कि बेटा हो सकता है तेरी भाई के साथ कुछ मसला हो जिसे सुलझाना हमारा फ़र्ज़ है। इधर शादी निपट गई। इस बार मैंने ज़्यादा मेहमानों को नहीं बुलाया था। घर में कुछ ही मेहमान थे जो कि मेरे रिश्तेदार नहीं बल्कि मेरे कुछ जानने वाले, मेरे कुछ दोस्त तथा उनके परिवार वाले थे। पूनम को मैं अंश के कमरे में ले गई। उसे बेड पर बिठाते हुए मैंने पूनम का हाथ अपने हाथों में लिया और उसे हल्के से दबाते हुए बोली, पूनम बेटी, तुमसे बहुत ही ज़रूरी बात करनी है, मुझे बहुत ही ध्यान से मेरी बात सुनो। पूनम आश्चर्य से मुझे देखने लगी कि भला ऐसी कौन सी ज़रूरत बात है जो अभी करनी है। मैंने पूनम को समझाते हुए कहा, बेटा, अंश शादी के लिए राज़ी नहीं था, मैं बहुत ही मुश्किल से उसे शादी के लिए तैयार किया है। हो सकता है मेरा बेटा कुछ अजीबोगरीब हरकतें करें, हो सकता है तुम्हें डराने की कोशिश करें जिससे कि तुम उसे छोड़कर भाग जाओ। लेकिन बेटी, तुम्हें डरना नहीं है, जो भी हो तुम्हें सब कुछ मुझे बता देना। बस तुम्हें उसके डराने धमकाने से या उसकी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। पूनम ने मेरी बातों को सुनकर हाँ में सर हिला दिया था। मैं थोड़ी संतुष्ट हुई थी और पूनम को आराम करने का बोलकर बाहर आ गई। मैं अपने कमरे में नहीं गई, उधर हाल में ही सोफे पर लेट गई। रिया को मैंने उसके कमरे में भेज दिया, तुम जाओ सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। मेरी बेटी रिया कमरे में जा चुकी थी, लेकिन जाते जाते उसने कहा था कि मम्मी जी, आप जो भी कर रही हैं गलत कर रही हैं। आप भी हर समस्या का हल सिर्फ शादी ही समझती हैं। आपको किसी की बेटी की ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। यह कहकर रिया जा चुकी थी। मैं सोफे पर लेटी रही, दिल ही दिल में अपने भगवान को याद कर रही थी और दुआ मांग रही थी कि हे भगवान, यह रात अच्छे से बीत जाए। बहुत ही खामोशी थी, ऐसा लग रहा था जैसे तूफान से आने की पहले की खामोशी। घड़ी की सुई भी मेरे सर पर हथौड़ी की तरह लग रही थी। मैं अपने भगवान को मनाने में लगे हुए थे कि तभी मैंने जो सुना, मेरी तो होश हवास उड़ गए और मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दोस्तों, कहानी की शेष भाग 2 में देखने को मिलेगा, क्योंकि कहानी थोड़ी लंबी है। इस अधूरापन के लिए माफ़ी चाहता हूँ। दूसरा भाग देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।